बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम केपी कॉलिंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह उरगज़ई। नाज़रीन, आज कामरान बंगश साहब हमारे मेहमान हैं। कामरान बंगश साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, नौजवान सियासतदान हैं। 2018 के इलेक्शन में पहली मरतबा पेशावर शहर से ये MPA मुंतखब हुए और फिर इब्तिदाई से सूबाई काबीना के रुकन रहे, वज़ीर-ए-आला के मुशीर भी रहे हैं। आजकल ये हायर एजुकेशन के सूबाई वज़ीर हैं। इसके साथ साथ जो हालिया सैलाब सूरत हाल है उसके लिए भी ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि मीडिया फ्रेंडली वज़ीर है, सहाफ़ियों के दोस्त हैं। आज हम कामरान बंगश साहब के साथ जो सूबे के इश्यूज़ है उन पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, कल हमने ये ऐलान भी किया था अपने सोशल मीडिया पे कि अगर कोई कामरान बंगश साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो ट्विटर और फेसबुक पे हमें बहुत एक वेलमिंग हम ये कह सकते हैं कि वो लोगों ने फ़ीडबैक दिया है। कई सवालात उन्होंने भेजे हैं। इतने सारे सवालात तो हम अपने प्रोग्राम में एडजस्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि जो कामरान बंगश साहब की मिनिस्ट्री के साथ जो कंसर्न सवालात है वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कामरान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा कामरान साहब, चूँकि आप सैलाबज़दा जो सूरत हाल है उसके लिए आप KP गवर्नमेंट के अब नुमाइंदे भी मुकर्रर किए गए हैं, तो सबसे पहले हम सैलाब पे आएंगे कि जो सैलाब एक ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक हमारे सूबे में जो है ना एक तबाही हुई, काफ़ी सारे जो ज़िले हैं वो मुतासिर हुए। अब ये बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या सारा जो मतलब पानी था वो उतर चुका है, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। सैलाब की सूरत हाल तो आपके सामने है। हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ। हमारे जो ह्यूमन लॉसेस हैं वो हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मैनेजमेंट हुई रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट्स में, जिसकी अक्रॉस द बोर्ड बहुत तारीफ़ हुई। वज़ीर आला साहब ने ख़ुद मॉनिटर किया जी। हमने अपने तमाम रिसोर्सेज जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तस कर दिए थे। जो कैंप्स लगे, जो लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया, लाखों की तादाद में लोगों का इनखिलाब मुमकिन बनाया, जिससे ह्यूमन लॉस तो हुआ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना ये तबाही हो सकती थी। तो उस पर तो यकीनी तौर पर हर ज़ी-शऊर इंसान को एक अफसोस है। लेकिन अभी की जो कैंप्स हैं वो तकरीबन हमारे वाइंड अप हो चुके हैं। अच्छा, लोग जो है वो वापस जा रहे हैं। रिहेबिलिटेशन के लिए एक GIS बेस्ड सर्वे कंडक्ट हो रही है। हमारी इनिशियल एस्टिमेट्स यही है कि तकरीबन 200 अरब रुपए से ज़्यादा का हमारा नुकसानात का तखमीना है। अच्छा, ये जो है घर जो है बहुत बड़ी तादाद में बह चुके हैं पानी में। कुछ इंक्रोचमेंट्स थी, कुछ लोगों के जानवर जो हैं बहुत ज़्यादा, हमारी फसलें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। ओवरऑल जो एक क्लाइमेट चेंज का एक सीन है उसमें हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। जो तकरीबन हमारी जो इनिशियल असेसमेंट है उसमें जो हमारा तखमीना लगा है वो 200 अरब रुपए का है कि जो हमारे नुकसानात हुए हैं। अच्छा। और इसमें जो हमारे पुल हैं, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हुआ है, जानवर मवेशी हमारे लोगों के जो है वो बह गए, मर गए। इस तरह जो मेडिकल की हमारी ज़रूरियात है, कुछ हमारे हेल्थ सेंटर्स जो है वो इफ़ेक्ट हुए हैं, स्कूल्स बहुत बड़ी तादाद में इफ़ेक्ट हुए हैं, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी इफ़ेक्ट हुए हैं। तो अगर हम सब का मिलाकर देख लें तो हमारे पास डिटेल्ड असेसमेंट आएगी। हम GIS बेस्ड एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हमारे पास डिटेल एनालिसिस आएगी। अच्छा, तो ये जो अभी आप बता रहे हैं कि तकरीबन जो तखमीना लगाया गया है 200 अरब रुपए का जो है ना नुकसान हुआ है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है। अब जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो अब अगर शुरू होगा तो अब सर्दियों का मौसम भी जो है वो तकरीबन शुरू होने वाला है। तो ये जो इतनी हमारा सूबा जो है वो ज़ाहिर है एक गरीब सूबा है, दहशतगर्दी से मुतासरा है, तो ये जो पैसे है ये आप अपने तौर पे मतलब जनरेट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज से या इमदाद की ज़रूरत होगी? यकीनी तौर पर इमदाद की ज़रूरत होगी। देखें, हमारा सूबा अगर हम अपने पूरे ADP को देख लें तो वो तकरीबन 300 साढ़े 300 अरब रुपए बनता है, जो हमारा डेवलपमेंटल साइड है। और आपको पता है कि
हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, हमारे रिलीफ के बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो सेहत कार्ड है हमारा, इस तरह के और यानी बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन हालात में तो इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है वो तो सूबे को अकेले बर्दाश्त करना जो है वो मुमकिन नहीं है। इसमें हमने हमारी जो बदकिस्मती है, आपको पता है कि विफाकी हुकूमत जो है उन्होंने हमारे रेगुलर फंड्स रोक दिए हैं, हमारे कबाइली अजला के फंड्स रोक दिए हैं। अब जो सैलाब ज़दगान का जो पूरा एक सिनेरियो बना है उसमें उन्होंने सूबे को जो है मुकम्मल तौर पर कॉर्नर रखा हुआ है। हमने ये जो वज़ीर आला साहब हैं उन्होंने स्पेशली ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर हमें अपने एडीपी के ऊपर कट लगाना पड़ा तो वो हम लगाएंगे, हमारा जो डेवलपमेंटल साइड है, लेकिन हम वो पैसे ज़रूर सैलाब ज़दगान के लिए। अब जो आपने रिकन्स्ट्रक्शन की या रिहेबिलिटेशन की बात की तो उसमें हमारा फोकस ये है कि जो मिडल पार्टी है उसको हम हर सूरत में निकाल दें। अच्छा। जो डायरेक्ट बेनिफिशरी है या जो डायरेक्ट इफेक्टी है उस तक हम डायरेक्ट पहुंचे। तो जो घरों के हमारे एस्टिमेट्स हैं, जो लोगों के घर तबाह हुए हैं, हम डायरेक्ट बेनिफिशरीज को वो देंगे। जो हमारा कंपनसेशन है, वज़ीर आला साहब ने कहा है कि तकरीबन हम 8 लाख रुपए पर हाउस होल्ड हम देंगे उनको। तो ये हम कर रहे हैं कि दरमियानी वाली पार्टी हम हटा दें कि कोई कल को प्रोक्योरमेंट में या कोई कल को दो नंबरिया कोई ना कर सके, प्रोसेसेस में चीज़ ना जकड़ सके। तो ये हमारा है प्लान के सबसे जो प्राइम फोकस है वो तो यकीनी तौर पर यह है कि जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं, क्योंकि घर के बगैर नहीं हो सकता। और फिर दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि विफाकी हुकूमत जो है वो इसमें आए, कंट्रीब्यूट करे, हमारी डोनर एजेंसीज आए उसमें कंट्रीब्यूट करें। अकेले सूबे को खैबर पख्तूनख्वा को, जैसे आपने कहा, हमारा वसाइल इतने ज़्यादा नहीं है, हमारी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने यकीनी तौर पर डोनर एजेंसीज के साथ भी रब्ता किया हुआ है, डोनर कॉन्फ्रेंस भी हमने तलब की हुई थी, उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं हमारे, वो हमारे साथ इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। अकेले सूबे को ये हालात जो है वो मुश्किल है हमारे। अच्छा, ये जो अभी आपने कहा कि वफाकी हुकूमत जो है वो इतना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो जब से आप लोगों की हुकूमत वफाक में ख़त्म हुई है तो हमें ऐसा नज़र आता है कि एक कन्फ्रंटेशन है। तो अब बाज़ ऐसी इश्यूज़ है, जैसे अब ये डिज़ास्टर हुआ, फिर नेशनल सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ है यहाँ हमारे सूबे में, उसमें अगर इस तरह मतलब सूबा और सेंटर आपस में जो है ना पोलराइजेशन होगी, ऐसे एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना बयानबाजी करेंगे, तो अब इसका कोई तरीका नहीं है कि जैसे मिल बैठ के इन मसाइल को हल किया जाए? देखें, एक तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वफाकी हुकूमत की लेजिटिमेसी जो है हमें काबिल कबूल नहीं है, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ हुकूमती तौर पर बल्कि अवामी सतह पर भी ना इनकी पजीराई है, ना इनकी लेजिटिमेसी है। तो वो चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन या बैटल्स वो चलती रहेंगी। लेकिन हमारा पहले दिन से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और हमने अपने कायद वज़ीर आला साहब ने कायद को भी ये बताया हुआ है, कायद भी इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक़ की बात आएगी, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरियात की बात आएगी, हम बैठने के लिए तैयार हैं। और मुख्तलिफ मौक़े पे हम बैठे भी हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे हम बैठे हैं, हमने अपनी आवाज़ उठाई है। तो इसमें तो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। सूबे के अपने हुकूक़ हैं, सूबे के अपने महसूलात हैं वफाक के ज़िम्मे, वो उन्होंने देने हैं। उसके लिए हम बात भी करेंगे, उसके लिए हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, उसके लिए हम लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी। इस पे तो कोई दो राय नहीं है। जो कन्फ्रंटेशन है पॉलिटिकल फ्रंट पे वो हम जारी रखेंगे। हमें हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्तगी है और हम ये समझते हैं कि ये वफाकी हुकूमत जो है वो एक लेजिटिमेट तरीके से पावर में नहीं आई, वो एक बैरूनी साजिश के तहत पावर में आई है। लेकिन वो हमारा एक मौक़िफ़ है, कोई एग्री करे ना करे, हम उस पर अपनी बात पे स्टिक हैं। जहाँ तक हुकूमती मामलात हैं, हम हर फोरम पे बैठने के लिए तैयार हैं, हम हर जगह पे बात करने के लिए तैयार हैं। हमारी मशीनरी, हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुसलसल रवाबित में है। लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो कन्फ्रंटेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट से हो रही है। आपने देखा कि सबसे पहले कट उन्होंने हमारे कबायली अजला के सेहत कार्ड के ऊपर लगाया, फिर कबायली अजला के महसूलात के ऊपर लगाया, फिर हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट के ऊपर लगाया, फिर हमारे जो गैस के महसूलात हैं, जो हमारे एक्साइज फेडरल एक्साइज ड्यूटी के महसूलात हैं। हमारी सूबे की ये सूरत हाल है कि हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने अमले को। तो इन हालात में हम ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। ये जो ये कर रहे हैं सूबे के साथ, इनका हमेशा से ये वतीरा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को और पख्तूनों को ये इस नज़रिए से देखते हैं कि इनको हमेशा दबा के रखना है। पहली दफ़ा ऐसे हुआ था कि जब खान साहब की हुकूमत थी, पख्तूनों को
हकीकी मानों में नुमाइंदगी मिली थी, वो अब हमें नज़र नहीं आ रही। बल्कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ हीले हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर आप वापडा को देख लें, उनकी एंड पे हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए। हमारे सूबे में लोड शेडिंग की हालत देख लें, हमारे गैस की सूरत हाल आप देख लें। ये वफाकी हुकूमत की तरफ से वो शरारतें हो रही हैं जिससे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को तंग कर दिया जाए। यानी हम नुमाइंदे हैं तो हमें तंग करने के लिए हमारे अवाम को तंग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से काबिल कबूल नहीं है जो वफाकी हुकूमत की तरफ से रवैया है, स्पेशली छोटे सूबों के साथ, ये काबिल कबूल नहीं है। ये आपने अच्छी बात की कि चाहे जो भी हो सियासी लेवल पे जो है ना जिस तरह की भी कन्फ्रंटेशन हो, लेकिन अगर इस तरह सूबे के अवाम की बात हो तो आप जो है ना उनके लिए उनके साथ बैठने के लिए तैयार है। अभी आपने जो ये रिहेबिलिटेशन की हमने बात की तो आपने कहा कि वो एक सर्वे होना है, GIS बेस्ड सर्वे या जो भी आपने अभी बात की थी, तो वो सर्वे अभी शुरू हो गया है या अभी होना है? देखें, जब भी कोई इस तरह की नागहानी आफत आती है तो उसमें सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये है कि कहीं खुदा न खास्ता गैर मुस्तहिकीन जो है वो बीच में ना कूद पड़े। तो आपको फर्स्ट हैंड सर्वे चाहिए होता है, वो हम कंडक्ट कर रहे हैं एक IT बेस्ड सिस्टम पे, और हम उनके नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। जो घर तबाह हुए हैं, जो मकानात ख़राब हुए हैं, जो लोगों के मवेशी बह गए हैं, उनका सारा एक डेटा का पूरा एक सिस्टम हम कलेक्ट कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, लेकिन उसमें ज़रूरी यह है कि जो मुस्तहिकीन है, जो असल मानों में मुतासिरीन है, उन तक हम पहुंच सकें। और वो सर्वे जो है हमारा मेरे ख्याल से तकरीबन 80 to 90% कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, कुछ ही दिनों में कंप्लीट होकर हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। अच्छा, ठीक। तो अब कुछ और इश्यूज है उस पर भी बात करेंगे। ये जो अभी हाल ही में ये जो यूनिवर्सिटीज़ के मुलाजिमीन हैं उनका धरना भी एक जो है ना बनीगाला में जारी है। मुझे बहुत सारे सवालात जो जिसका मैंने भी जिक्र किया उसके हवाले से आए हैं। तो ये क्या मामला है? ये मुलाजिमीन इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजिमीन हैं, वो कहते हैं कि उन्हें परमानेंट किया जाए, तो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ख़ुद मुख्तार हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ अपनी ज़रूरियात के तहत लोगों को भर्ती करती है कॉन्ट्रैक्ट पे, और जब उनको ज़रूरत नहीं होती वो उनको कह देते हैं, या एक पूरे प्रोसेस के तहत लेकर आने के लिए वो एक रेगुलर जो हायरिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इनमें से जो है काफ़ी लोग उनके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं। अब वो इंसिस्ट ये कर रहे हैं कि चूंकि हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारा काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लिहाजा हमें एक एक्ट के तहत, यानी सूबाई हुकूमत जो है एक एक्ट ले आए असेंबली में और उसमें हमें रेगुलराइज कर दें। हमें मसला यह है कि यूनिवर्सिटी जो है वो उन्होंने किस क्राइटेरिया से किया था, कितने लोगों को किया था, कितनी ज़रूरत है यूनिवर्सिटी को। अगर यूनिवर्सिटी किसी को फारिग करती है तो इसका मतलब है उनको ज़रूरत नहीं है, अगर किसी और को हायर करती है तो इसका मतलब है उसको ज़रूरत है। ये सारा यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक सिस्टम है, सूबाई हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि एक तो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी जो है उससे इफेक्ट होगी अगर हम इस तरह के डिसीजंस करेंगे। दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ हमारी ऑलरेडी तकरीबन 14 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हमारी फाइनेंशियल जो है वो मुश्किलात में है, चैलेंजेस में है। हम ये अगर इस तरह के डिसीजंस इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर दें तो ये तो बकाया 18 यूनिवर्सिटी जो रहती हैं वो भी हमारी फाइनेंशियल कोलैप्स की तरफ चली जाएंगी। हमारा उनको मौक़िफ़ ये है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की रिन्यूअल की बात है, अगर आपकी एज का इशू है, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन आप खुदारा हमें इन बातों पे मजबूर ना करें कि हम एक्ट ले आएँ। ये कल को हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ उठ खड़े हो जाएंगे, ये लाखों की तादाद में लोग आ जाएंगे। ये हर डिपार्टमेंट का अपना प्रेरोगेटिव होता है, ठीक, कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को हायर करे और जब ज़रूरत ना हो उनको फारिग कर दें। इनका जो कंसर्न है वो ये है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में जैसे हुआ था, तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन में था वो सूबाई हुकूमत ने खुद, और वो ख़जाने से पैसे जा रहे थे। यूनिवर्सिटीज़ जो ऑटोनोमस हैं वो HEC से फंड जाते हैं। हमारी ऑलरेडी जैसे मैंने कहा तकरीबन 14 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ जो है माली खसारे में, उनके बजट डेफिसिट में चले गए। अगर हमने इस तरह के डिसीजंस इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए तो सूबे के पास फिर इतने वसाइल नहीं होंगे कि हम उनको उनकी हैंड होल्डिंग कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें। तो इसका ना एक्ट जो है वो इसका हल है, ना कोई और। हम उनको ये कह रहे हैं कि कोई थर्ड वे निकालते हैं, इसका कोई रास्ता निकालते हैं कि इसके ऊपर बैठ जाएं। बनीगाला वो गए हैं प्रोटेस्ट के लिए। हमारा ये कंसर्न है कि बनीगाला में चूंकि खान साहब रहते हैं, वहाँ पे उनकी रिहाइश है, खान साहब का हुकूमती मामलात में कोई अमल दखल नहीं है। वो हमें सिर्फ पॉलिसी डायरेक्शन देते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, हमें विजन देते हैं। ये जो ऑपरेशनल लेवल पे चीज़ें हैं ये सूबे में रिजॉल्व होंगी, इसमें हमें बैठना चाहिए।
हम अगर हुकूमत की तरफ से आपको ज़रूरत है तो हम सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का और अपने एम्प्लॉयज़ का आपस का मसला है। ठीक, इसमें ना हम कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, हर सूबे की अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपने एक्ट्स हैं, अपने कवानीन हैं, ना हम किसी यूनिवर्सिटी को फोर्स कर सकते हैं। ठीक, इस पे हमें कोई दरमियाना रास्ता निकालना पड़ेगा। सही। उसके लिए हमने बारहा उनके साथ रब्ता किया। हमारी तरफ से अभी भी पेशकश है कि हम सालिसी किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन हम इन हालात में हम ये नहीं कर सकते कि जी आप किसी के घर जाएंगे, कोई हमारे लीडर हैं उनको आप खुदा न खास्ता ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। ये काबिल कबूल नहीं है। हमारे कायद की तरफ से भी ये वाज़ेह पैगाम है कि कोई हम गन पॉइंट के ऊपर डिसीजंस नहीं करेंगे। हम अपने मौरूज़ी हालात को देखेंगे, हम अपनी मुश्किलात को देखेंगे और लोगों की मुश्किलात को भी देखेंगे। जो लोग हैं उनकी बात को भी हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो वो मुतालबा कर रहे हैं वो कानूनी नहीं है। ठीक। नाज़रीन, कामरान बंगर साहब के साथ ख़ुसूसी इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। कामरान बंगर साहब, BRT की जो है ना दोबारा से तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये आप 2 दिन पहले ये खबर भी आई थी, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है उसने मुबैना करप्शन के हवाले से जो है ना वो ये इंक्वायरी करेंगे। इससे पहले भी BRT में 1-2 दफ़ा जो है ना एक इंक्वायरी जो है FIA की तरफ से की गई थी, एक इंक्वायरी जो है वो जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके कहने पे शुरू हो गई थी, लेकिन फिर सूबाई हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, उसके ख़िलाफ़ वो स्टे ले लिया और अब तक मेरे ख्याल में अभी वो मुझे नहीं पता उसका कि वो स्टे वेकेट हो गया है या अभी है मज़ीद। देखें, वो तो हमारे कानूनी जो पहलू हैं उनको तो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, वो आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे। लेकिन हम वेलकम करते हैं जो नैब की तरफ से अगर कोई इंक्वायरी होती है, कोई भी किसी भी इदारे की तरफ से कोई इंक्वायरी होती है, तो हम ये क्लेम करते हैं कि BRT में कोई करप्शन नहीं हुई, सब कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की या हमारे इदारों की सिर्फ सुपरविजन की हद तक जिम्मेदारी थी। अच्छा। बाकी सारी चीज़ें A to Z प्रोक्योरमेंट से लेकर हायरिंग तक वो सारी चीज़ें जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है। हम वेलकम करते हैं, वो करें इंक्वायरी, जो रिजल्ट्स आएंगी। हम तो आए ही ट्रांसपेरेंसी पे, हमारे से पहले आप देख लें कि हुकूमतों की क्या थी, या अभी आप वफाकी हुकूमत की हालत देख लें, जिस तरह की साजिशें हो रही है वज़ीर आज़म हाउस में, जिस तरह के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इमरान खान के विजन के तहत, एंटी करप्शन एजेंडा के तहत आई हुई है और हम वेलकम करते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी वो हो, हम उसको वेलकम करेंगे। तो यही मतलब एक बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह जब ये तकरीबन 1.5 साल पहले यही इंक्वायरी जब इनिशिएट की गई थी तो फिर सूबाई हुकूमत उसके खिलाफ स्टे पे चली गई। हमारी जो कानूनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हम पूरी करेंगे। एक प्रोजेक्ट ऑन गोइंग हो उसके ऊपर आप इंक्वायरी करेंगे तो उससे प्रोजेक्ट मुतासिर होगा। अगर आपके प्रोजेक्ट के कागजात उठाकर ले जाएं और आपके अफसरान को बुलाना शुरू कर दें तो वो एक कंसर्न था उस वक्त। चूंकि मैं लोकल गवर्नमेंट देख रहा था, मुझे इस बात का इल्म है कि इसी वजह से सूबाई हुकूमत ने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट डिले का शिकार हो सकता है। डोनर एजेंसी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनकी तरफ से डिस्ट्रस्ट की एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकती है। उस वजह से हम गए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना हम कहीं भाग रहे हैं, ना हमारे कोई लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, ना हमारी लीडर की है। लोग ये समझ रहे थे कि खान साहब हुकूमत से जब नीचे आएंगे तो वो बाहर जाएंगे, कोई बाहर नहीं गया, डट के खड़ा रहा है और हम इधर ही रहेंगे, हमारा जीना मरना यही पे। इंक्वायरियाँ करें, सब कुछ करें, हम क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार जो है वो नोटिस दिए जाते हैं, ये हालिया दिनों में जब ये अभी ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल में कई आप लोगों को भी जो है ना, जिसमें वज़ीर भी शामिल है, वज़ीर आला साहब को भी एक नोटिस दिया गया था, फिर खान साहब को जो है ना कई नोटिस दिए गए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, मतलब वो तामील नहीं होती, बार बार जो है ना खिलाफ वर्जी होती है। यहाँ तक कि अब तो इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि फिर हम जो है ना कोई इंतहाई इकदाम करेंगे या फिर ये इलेक्शन जो है ये पोस्टपोन हो सकते हैं। तो ये बार बार जो है ना ये क्यों, यानी ये वायलेशन क्यों होती है? देखें, एक तो रिफत सिलेक्टिव जस्टिस के हम खिलाफ हैं। सिलेक्टिव जस्टिस इज़ मोर ऑफ एन इनजस्टिस। हम ये समझते हैं कि जो आप हमारे लिए बात करेंगे वो आप सब के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। इलेक्शन कमीशन के हवाले से मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो अभी वज़ीर आज़म हाउस की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आई है, जी। उसमें आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि 5 तारीख को इस्तीफ़े मंजूर हो जाएंगे और वो 5 तारीख को ही हो जाते हैं।
फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई भी कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बारहा खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी पोजीशन वाज़े करे या वो स्टेप डाउन हो जाए ग्रेसफुली, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन आ जाए जो कि सबको काबिल कबूल हो। अब ये इलेक्शंस जो पोस्टपोन हुए हैं, फिर दोबारा कर रहे हैं, फिर तारीख पे तारीख दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल से नहीं बल्कि अब आम आवाम में ये तासुर पाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन डिक्टेशंस लेता है वफाकी हुकूमत से, जो कि हमें काबिल कबूल नहीं है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हकीकी मानों में गैर जानिबदार रहे, हम कानून का सामना करेंगे, जो वो कहेंगे हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, उनके सामने रखेंगे। हमारी आला अदलिया भी है, इलेक्शन कमीशन भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और जिनको डिक्टेशंस आती हैं वफाकी हुकूमत से, वो काबिल कबूल नहीं। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो खान साहब की मर्जी से आया था। ये तो आपको पता है कि वो जो एक आईनी, मेरे ख्याल में 18वीं आईनी तरमीम के तहत अपोजिशन लीडर और जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है वो मिल के जो है ना ये फैसला करते हैं। तो देखें, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि वो आए थे, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ एनवायरनमेंट बनी, उन्होंने जो सिलेक्टिव डिसीजंस लेना शुरू कर दिया, उसके ऊपर हमें कंसर्न्स है और बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं कि इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होना चाहिए, किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं, किसी एक पार्टी के फेवर में नहीं होना चाहिए। और उसकी सबसे ताज़ा मिसाल जो है, मैं आपको ज़्यादा तफसीलात में नहीं बताऊँगा, जो डस्का का इलेक्शन हुआ, फिर जो सेनेट के इलेक्शंस हुए, फिर जिसमें यूसुफ रजा गिलानी की जो बेटे की ऑडियोज आ गई, फिर जो सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की एक मानी खेज खामोशी थी, पुरस्रार खामोशी थी। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इतना बेजान नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारे डस्का के इलेक्शन को नल एंड वाइड कर सकते हैं, तो सेनेट के इलेक्शंस में क्या था फिर? या फिर उसके बाद सिंध हाउस में जो हुआ, जो लोगों की ज़मीरों की बोलियां लगी, उसमें फिर क्यों इलेक्शन कमीशन खामोश रहा? फिर जो हमारे जो पंजाब के इलेक्शंस हुए, उसमें आपने देख लिया कि एक सीट के ऊपर सिर्फ पीटीआई को हराने के लिए जो ड्रामे हुए, जिस तरह के अमले को प्रेशराइज कर दिया गया हमारी एक सीट के लिए सिर्फ, ये सारी चीज़ें जो है ये काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी जो है ओवरऑल एक सवालिया निशान है। तो ये फिर जो है ना बड़ा मतलब ये आप लोगों के जो सवालात है ये भी अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह मतलब एक बात की जाती है कि खान साहब जो है ना इदारों को नहीं मानते, बाज़ इदारों को डिस्क्रेडिट करते हैं, तो आप समझते नहीं है कि ये सारे रियासती इदारे हैं, इससे जो है ना मतलब पूरे यानी मुल्क के सिस्टम पे जो है ना वो एक असर पड़ने का इम्कान होता है? दो चीज़ें जो हैं उनको हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। एक इदारा है जो आइनी इदारा है, जो हमारे लिए सब के लिए काबिल एहतराम है, और एक शख्सियात हैं। हमारी जो कंसर्न्स हैं वो शख्सियात के ऊपर है और उनके डिसीजंस के ऊपर है। हम इदारे के तकद्दुस की बात नहीं कर रहे। इदारा हमारे लिए काबिल तकद्दुस है। जैसे आपने कहा हमें नोटिस आए, हम पेश हुए, हम पेश होंगे, हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला होगा उसके ऊपर हम अपने कानूनी पहलुओं को देखेंगे। एक इलेक्शन कमीशन के अंदर जो शख्सियात हैं उनका किरदार है, वो क्वेश्चन करना जो है एक पाकिस्तानी के तौर पर मेरा भी हक है, खान साहब का भी है, आपका भी हक है कि आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकें, आप उनके फैसलों के ऊपर। हम कोई वो इकदाम नहीं उठा रहे, जैसे आपको पता है कि नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, हम वो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट है या आला अदलिया है या इलेक्शन कमीशन है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनके अंदर जो शख्सियात है उनके फैसलों के ऊपर बात हो सकती है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें आईन ये इजाज़त देता है कि मैं हुकूमत में हूँ, आप मेरे फैसले के ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं। आपके फैसले, आपकी जो एतराज़ात, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हुकूमत सारी की सारी जो है आप हुकूमत को ही नहीं मानते। आपका ये मौक़िफ़ हो सकता है कि जी कामरान का ये फैसला मुझे काबिल कबूल नहीं है, या इमरान खान का ये फैसला मुझे काबिल कबूल नहीं है, ये फैसला उनका गलत है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान को ही आप नहीं मानते। तो ये बड़ा वाज़ेह है, हम इदारों के तकद्दुस के ऊपर कोई दो राय नहीं है, हमारे लिए इदारे काबिल एहतराम है। इदारों के अंदर जो शख्सियात का किरदार है उसको क्वेश्चन करना जो है वो हमारा आईनी हक है। इलेक्शन कमीशन ने उसी की बात हो रही है, तो अभी ये जो हाल ही में इमरान खान साहब को एक वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का भी नोटिस दिया गया है, तो ये उससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुछ अदाद शुमार पेश किए गए थे, जिसके तहत जो है ना ये जब से खान साहब वजारत उज़्मा से हटाए गए हैं तो तकरीबन 177 घंटे उन्होंने जो है ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है। तो आप वैसे चलिए जनरली मैं आपसे पूछता हूँ कि खान साहब को ये हक है कि यहाँ के वसाइल इस्तेमाल करें? दो चीज़ें इसमें भी हैं रफ़त, और वो आपके व्यूवर्स के लिए भी ज़रूरी है जी। एक तो हेलीकॉप्टर का इख्तियार जो है वो वज़ीर आला साहब के पास है। ये तो अब आ गया है ना, पहले तो नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल पहले भी था,
नहीं, अभी जो आप लोगों ने बिल पास करवाया वो है ना, अलग है ना। अच्छा, यही तो मसला है कि हम उन चीज़ों को देखते नहीं है। अच्छा, वज़ीर आला साहब ने जो अभी हमारी असेंबली से कानून पास हुआ है उसमें यह है कि अगर वज़ीर आला साहब किसी मिनिस्टर को देना चाहते हैं या किसी ऑफिशियल को, अब जैसे सैलाब आए, सैलाब में वज़ीर आला साहब की तरफ से एक नॉमिनी होता कि वो हेलीकॉप्टर पे जाए और लोगों को रेस्क्यू करे। अब वो कानून सिर्फ वज़ीर आला साहब को इजाज़त दे रहा था कि सिर्फ वज़ीर आला साहब जो है उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। वो कानून में अमेंडमेंट इसलिए आई कि कामरान बंगश को भी वज़ीर आला साहब भेज सकते हैं कि जी आप जाएं कोहिस्तान में लोगों को रेस्क्यू करें, या किसी जगह पे यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह आप लेकर जा सकते हैं ऑन चार्जेस। ये जो एक्ट में तब्दीली आई है वो इस वजह से आई है। अच्छा, इससे पहले कानून ये था कि वज़ीर आला साहब का इख्तियार है कि वो हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं और अपने साथ किसी को भी लेकर जा सकते हैं। वज़ीर आला साहब के कायद हैं, हमारे सब के कायद हैं, हुकूमत, और ये हमारा मैंडेट जो है ये खान साहब की अमानत है। खान साहब को अपने साथ लेकर जाना और फिर सैलाब ज़दगान इलाकों में या और जगहों पे जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर वज़ीर आला साहब साथ में बैठे हुए हैं तो उसमें कोई इसमें काबिल एतराज़ बात नहीं है। हाँ, इसको आप ये ऐसे लिंक करें कि 170 घंटे हुआ, 160 घंटे हुआ, 150 घंटे हुआ, उसमें आप ये देखें कि वज़ीर आला साहब बैठे टाइम पे तो ठीक है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये सैलाब तो अभी आया है ना, उससे पहले जब ये खान साहब मुख्तलिफ जलसों में जाते रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, खान साहब अगर गए हैं तो वज़ीर आला साहब उनके साथ थे। अच्छा। वज़ीर आला साहब का हेलीकॉप्टर है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरी गाड़ी है और उसमें मैं आपको बिठा दूं तो कल कोई ये नहीं कह सकता कि जी आपने रिफत को क्यों बिठाया था गाड़ी में। मुझे गवर्नमेंट ने गाड़ी दी हुई है, गाड़ी में मैं आपको लेकर जा सकता हूँ, ये मुझे गवर्नमेंट ऑथोराइज़ करता है। मेरे साथ जो है स्टाफ होता है। अब मैं हर स्टाफ की इजाज़त तो नहीं ले सकता गवर्नमेंट से कि जी ये मेरे साथ स्टाफ है, ये ड्राइवर है और इसकी आप मुझे इजाज़त दें। ये कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर वज़ीर आला साहब हेलीकॉप्टर में हैं तो वो किसी को भी, वो कामरान बंगश को भी लेकर जा सकते हैं, वो रिफत को भी लेकर जा सकते हैं। और ख़ान साहब की तो हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत उन्हीं की बदौलत, अल्लाह ताला ने अगर ये मैंडेट दिया, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मैंडेट दिया तो वो इमरान खान को दिया, तो उनको तो सब कुछ जो है वो अलाउ है। नहीं, वो ठीक है, वो मैं आपकी बात मानता हूँ कि हुकूमत उनकी है, लेकिन एक लीगलिटी की बात होती है। असल में ये सवाल आप लोगों के ऊपर इसलिए जो है ना ये उठाया जा रहा है क्योंकि जो पीटीआई है वो सिफर करप्शन बर्दाश्त की उनकी पॉलिसी है। एक बाकायदा जो है ना आप लोगों का एक बयानिया है, तो जब उस बयानी पे आप लोग ज़्यादा जोर देते हैं तो फिर ये वाला सवाल जो है ना लोग करते हैं कि फिर जो है ना खान साहब तो अब हुकूमत का ऐसा नहीं है। सबसे जो बड़ा सवाल अभी बनता है रिफत, वो ये नहीं है कि खान साहब हेलीकॉप्टर में गए या नहीं। वो आप ये देख लें कि वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर एक रियासती मुजरिम के पास चला जाता है और उसको पिक करने आ रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि जो रियासत का मुजरिम है, जो भाग के जा चुका है, जो अभी आपके दोबारा वज़ीर ख़जाना, वफाकी वज़ीर ख़जाना लगने वाला है, सवाल ये बनता है कि क्या ये वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर इस पर्पज़ के लिए या रियासत का हेलीकॉप्टर इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम दो चीज़ें जो है बड़ा मिक्स कर देते हैं। जैसे कि ऑडियो लीक्स हुई, उसमें हमारी एक कम्युनिटी ने उसको ये उठाया कि ये इल्लीगल है। तो जब ये इल्लीगल है तो शौकत तरीन और तैमूर जगड़ा की कॉल को रिकॉर्ड करना भी इल्लीगल है। उस वक्त मोरालिटीज़ ख़त्म हो गई, उस वक्त वो कंटेंट के ऊपर बात हो रही थी। अभी ऑडियो लीक्स आई हैं तो हम ये समझते हैं एज पीटीआई कि ये इल्लीगल है। वज़ीर आज़म हाउस की रिकॉर्डिंग करना, जो डिग्नेटरीज हैं उनकी डिस्कशंस को रिकॉर्ड करना, लेकिन वो मोरालिटीज़ उस वक्त चेंज हो गई थी, उस वक्त कंटेंट बात हो रही थी। अभी ये सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब अगर सैलाब ज़दगान इलाके में गए, वज़ीर आला साहब साथ में थे, वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर था, अगर लोगों के रिलीफ के लिए, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, अगर बनीगाला में मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे भी होती हैं, वो उसमें अगर वज़ीर आला ना हो तो फिर आप लीगलिटीज़ और मोरालिटीज़ की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी मोरालिटीज़ कहाँ चली जाती है कि इसहाक डार के पीछे वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर चला जाता है, रियासत का हेलीकॉप्टर चला जाता है, जो रियासत का मुजरिम है उसके पीछे, वहां पे हमारी कोई मोरालिटीज़ नहीं रहती। तैमूर जगड़ा और शौकत तरीन की डिस्कशन के ऊपर हम कंटेंट की बात करते हैं, लीगलिटीज़ और मोरालिटीज़ की बात नहीं करते। यहाँ पे जब ऑडियो लीक्स आती हैं तो यहाँ पे हम मोरालिटीज़ की बात करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हम लीगलिटीज़ की बात करना शुरू कर देते हैं, कंटेंट पीछे चला जाता है। मेरे ख्याल से हमें एज ए सोसाइटी इस बात को अब एडमिट करना चाहिए कि हमें अवाम को जो है कम अज़ कम ये मुनाफिकाना रवैया जो है मेरे ख्याल से काबिल कबूल नहीं है। ये आपके सारे सवालात बिल्कुल वैलिड है, इसमें शक नहीं है। अच्छा, कुछ जो है अब हमारे सूबे जैसे कुछ हसास मामलात है, अभी सिक्योरिटी की हम बात करेंगे तो हालिया दिनों में हमने देखा है कि फिर से जो है ना वो जो शिदत पसंद है, तालिबान है, उनके हमलों में तेज़ी आई है। हमारे सूबे में तकरीबन 2 सितंबर को अभी तो ये दोनों फरीक दावा भी करते हैं, हुकूमत भी ये कह रही है कि जंगबंदी बरकरार है और टीटीपी भी ये कह रही है कि अभी तक हमने तोड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 2 सितंबर से
टीटीपी ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल करना शुरू किया और अब तक जो है ना आज मतलब कोई तकरीबन ये कोई 27-28 हमले उन्होंने किए हैं। तो ये हमारे सूबे में कुछ दिनों से हम जब ये इन्होंने हमले शुरू किए तो हमें ऐसा लगा कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी मतलब अब अगर ये ठीक है कि वफाकी हुकूमत ने ये मुज़ाकरात जो है ना या रियासती इदारों ने शुरू किए, लेकिन यहाँ पे तो जाहिर है कि सारे हमले जो है वो हमारे सूबे में हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हुक्मरान जमात है वो तो आप लोग हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसमें बड़ा वाज़ेह है कि जो आपकी बॉर्डर कंट्रोल है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जो आपकी निगोसिएशंस हो रही हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनको इस पूरे प्रोसेस से दूर रखा गया है। अच्छा, और ये इसमें तो ये जो बैरिस्टर सैफ साहब उसमें थे, ये हुकूमत का हिस्सा बनने से पहले उस मुज़ाकरात का हिस्सा थे। जब ये हुकूमत का हमारे साथ कोई ऑफिशियली कोऑर्डिनेशन नहीं हुई कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप अपना नॉमिनी दें या आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा हो, ये बड़ा वाज़ेह है कि बैरिस्टर सैफ साहब वो एक ज़ाती हैसियत में वहाँ पे, ठीक है। तो ये बड़ा क्लैरिटी की ज़रूरत है। दूसरा, आप ओवरऑल देख लें वफाकी हुकूमत, ये तो वाकई क्लैरिटी की जरूरत है। इसमें जाती हैसियत में कैसे जा सकते हैं? मतलब ये तो वो तो तर्जुमान है सूबाई हुकूमत के, वो अभी तर्जुमान बने ना बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं, तो उससे पहले वो मुज़ाकरात का हिस्सा थे। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो तर्जुमान बने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उससे पहले वो उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे, उसके बाद नहीं बने। अगर उसके बाद बने होते तो वो एक पूरे प्रोसेस के तहत वज़ीर आला को राब्ता होता, सूबाई हुकूमत को राब्ता होता कि जी हम मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहे हैं, आप हमें अपना नॉमिनी दें। पहली बात वजाहत ये ज़रूरी। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो वफाकी हुकूमत की ओवरऑल नाअहली देख लें आप। डॉलर की उड़ान को आप देख लें, मईशत की गिरावट को आप देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख लें। इनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो बड़ी क्लियर है। इनकी प्रायोरिटीज़ ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का केस लगाएं, इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करें, इमरान खान के ऊपर तौहीन मज़हब के केसेस बना लें, इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से नाअहल करवा दें। ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। यहाँ पे आपके सूबे, आपका एक अहम सूबा जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको आपने बिल्कुल साइड पे रखा हुआ है। मईशत की हालत को आपने साइड पे रखा हुआ है, गवर्नेंस की हालत को आपने साइड पर रखा हुआ है, अपनी जेबें भर रहे हैं आप, और आवाम की परवाह नहीं है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसमें हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आती है, जिसमें इनकी नाअहली भी आती है, और इनकी प्रायोरिटीज़ जो है उसको आप बिल्कुल आवाम के सामने, ये चीज़ें जो है ये पाकिस्तानी आवाम को अब समझनी ज़रूरी है। और इसलिए हम समझते हैं कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ये एक पूरा साजिश के तहत हुआ कि जो अवामी फलाह के मंसूबे थे, आवाम की फलाह की बात हो रही थी, मईशत की बेहतरी की बात हो रही थी, वो सारी चीज़ें जो है टप हो गई और आपकी एक बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत आई जिसने मुल्क की ओवरऑल ज़बूहाली में बड़ा अहम किरदार अदा कर दिया। नाज़रीन, कामरान साहब के साथ इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो फिर वो हमारा आखिरी सिलसिला शुरू होगा जिसमें हम वो सवालात भी रखेंगे जो लोगों ने भेजे हैं कामरान साहब के साथ, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। कामरान साहब, बस ये आखिरी सवाल, मैं जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि बाज़ ऐसे मामलात है बड़े हसास, जैसे अब डिज़ास्टर है, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ है, तो उसमें अगर सूबा और मरकज़ जो है उनकी कन्फ्रंटेशन होगी तो एक तो लोग जो है ना वो बड़े मायूस होंगे। उनको जैसे अब जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं कि अब जैसे अमन कमेटी के लोग मारे गए, फिर हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हो रहे हैं, तो उसमें अगर ये मरकज़ और सूबा जो है ये दहशतगर्दी, आपको और हमें पता है कि इसकी वजह से हमने कितने नुकसान बर्दाश्त किए और कितना बड़ा इशू है इसमें। मतलब यानी मेरा मतलब ये है कि इसमें दोनों हुकूमतों को जो है वो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने तो इस पे कोई इनकार नहीं किया। जैसे मैंने पहले बात की कि हम जो सूबे के राइट्स की बात होगी, सूबे के फ़ायदे की बात होगी, सूबे के महसूलात की बात होगी, सूबे के मसाइल की बात होगी, हम वफाक के साथ बैठने को तैयार हैं। इनकी लेजिटिमेसी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक अक़लियती हुकूमत है जो ना डिसीजंस ले सकती है, जो ना गवर्नेंस के मसाइल का हल कर सकती है। हम ये समझते हैं कि 5 साल के लिए एक सेटअप आ जाए जिनके पास कॉन्फिडेंस हो, जो अक्सरियती जुमात हो। अभी आपकी अक्सरियती 154 जो MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी जुमात अगर आपके पार्लियामान से बाहर हो तो ये कैसे डिसीजंस करेंगे? ना यहाँ पे कोई अपोजिशन है, ना यहाँ पे कोई हुकूमत नज़र आ रही है। इंपॉर्टेंट इशूज़ पे आप सूबों को एतमाद में नहीं ले रहे।
सैलाब जैसी आफत आती है, डेंगू जैसी आफत आती है, जो माशी सूरत हाल बन रही है, उसमें आप सूबों को एतमाद में नहीं ले रहे। और जो सबसे बड़ी बात आपने अमन आमा की अमन आमा की सूरत हाल जो है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, सूबे को आप अपने खातिर में नहीं लेकर आ रहे। तो इन हालात में जो वाहिद सलूशन है जिसके बारे में बार बार खान साहब कह रहे हैं, वो एक गैर जानिबदार और शफाफ इलेक्शंस का इनेकाद है कि 5 साल के लिए मैंडेट आ जाए किसी के पास, वो कॉन्फिडेंटली फैसले कर सके। ये अब इनसे कोई चीज़ संभल नहीं पा रही। ये अपने कभी वफाकी वजीर ख़जाना को बदल देते हैं, कभी ये और शोशे छोड़ देते हैं, कभी इनकी जो अंदरूनी डिस्कशंस हैं वो बाहर आती हैं, कभी ये अजीब अजीब किस्म के केसेस डाल देते हैं अपने मुखालिफिन के ऊपर, कभी ये लोगों के घरों में घुस जाते हैं, कभी ये पुरअमन शहरियों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसियानी बिल्ली वाली बात है। इनसे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कैसे संभाले, हम गवर्नेंस के मसाइल को हम कैसे हल करें। तो इन हालात में जो वाहिद हल है उसके ऊपर भी खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम बैठने को तैयार हैं, हमारे साथ ये बैठें, हम मोडालिटीज़ के ऊपर और फ्रेमवर्क के ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी 1-2 दिनों से ये इतलात आ रही है कि स्वात में जो है वो एक महदूद पैमाने पे कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है, तो क्या वाकई ऐसे ही है? यकीनी तौर पर हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे से सूबाई हुकूमत की जितनी कैपेसिटी है हम उसके तहत अपने फ़ैसले करेंगे और हम अपने सूबे को जो है अमन का गहवारा बनाएंगे। हम दोबारा उन हालात में नहीं जा सकते जो पहले थे। ठीक। अच्छा, ये आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से एक ये जो आप लोग इंसाफ तालीम कार्ड ये शुरू कर रहे हैं, ये जहाँ तक हमें मालूमात अवेलेबल है वो ये कि ये डिग्री स्टूडेंट्स के लिए आप लोग जो है ना एक उनकी फ़ीस वगैरह भी देंगे, रीएम्बर्समेंट भी करेंगे, तो ये कितने लोगों के लिए है, क्या तफसील है इसकी पूरी? आर्टिकल 25A जो है आईन पाकिस्तान का, वो कहते हैं कि 16 साल की एज तक जो है एजुकेशन वो स्टेट की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला साहब जो है वो हम आर्टिकल 25A हमें ये नहीं बाइंड करता कि जी आप इससे आगे नहीं जा सकते, आप 16 साल के बाद भी लोगों को फैसिलिटेट करें। ठीक। तो हम इंटर के और जो BS के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे डिग्री कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो इंतहाई मुतवस्सित और गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, तकरीबन 2,44,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम फैसिलिटेट करेंगे इंसाफ तालीम कार्ड के थ्रू। जिस बच्चे का या जिस बच्ची का एडमिशन सिक्योर हो जाए हमारे किसी कॉलेज में, उनको 100% फ़ी वेवर मिलेगी। वो एडमिशन फ़ी भी होगा, ट्यूशन फ़ी भी होगा, वो सिक्योरिटी फ़ंड भी है, यूनिवर्सिटी फ़ंड भी है, बोर्ड फ़ंड भी है। वो सारी चीज़ें हम उनको बैंक ऑफ खैबर के थ्रू, उनके अगर अंडर 18 है तो उनके पेरेंट्स के अकाउंट में चली जाएगी चीज़, अगर 18+ है तो वो उनका पर्सनल अकाउंट बनेगा और वहाँ पे वो पैसे उनको वापस। ये कब से आप शुरू कर रहे हैं? अभी एडमिशन साइकिल स्टार्टेड है। जितनी हमारे पास एडमिशन्स आ जाएं, बैंक ऑफ खैबर के साथ हमारी मोडालिटीज़ तय हो चुकी हैं। वज़ीर आला साहब ने प्रिंसिपली अप्रूवल दे दी है। अच्छा। हम पहला सूबा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आर्टिकल 25A को तो इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करें, उससे भी हम ऊपर जा रहे हैं कि अगर 16 से लेकर 25 साल के दरमियान के भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटर और BS के हैं, उनको हम मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करेंगे। 100% उनको फ़ी वेवर मिलेगी। और ये 2,44,000 लोग नहीं, ये 2,44,000 फैमिलीज़ हैं। उनको इन हालात में जो माशी ज़बूहाली है, जो हमारी महंगाई है, जो और सूरत हाल है, उनमें हम इनको ये फैसिलिटेशन दे रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह 310 से ज़्यादा कॉलेजेस में है, जिसमें BS प्रोग्राम्स भी कवर अप हो रहे हैं, जिसमें इंटर के स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेशन मिलेगी। और पेरेंट्स की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फीडबैक है, इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसमें लीड ले रही है। खान साहब के विजन को और वज़ीर आला साहब के जो डायरेक्शंस हैं उनको हम इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, अब हम जो कल ऐलान हमने सोशल मीडिया पे किया था कि जो अगर कामरान साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो उस पर लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है। हमें फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए से जो है ना काफ़ी सारे सवालात आए हैं। सारे सवालात को शामिल करना तो मुश्किल है, लेकिन जो कुछ सवालात जो कामरान साहब की मिनिस्ट्री के हवाले से है उसको हम शामिल कर रहे हैं। तो इसमें कामरान साहब एक स्वात से ज़ुबैर तुरवली बहरीन से ताल्लुक़ है, दानिश्वर है, ये लिंग्विस्ट है, जो है ना इलाकाई ज़बानों पे के माहिर है। तो उन्होंने एक ये सवाल किया है कि इलाकाई ज़बानें को ख़ात्मे से बचाने के लिए एक अथॉरिटी जो है ना उसको कायम होना था, उसका क्या हुआ? और इसके अलावा जो है ना ये भी इसने सवाल किया है कि निसाब में कुछ ज़बानें जैसे सराइकी है, हिंदको है, पख्तो है, कुआ है और कोहिस्तानी, ये जो है ना प्राइमरी लेवल पे इनकी किताबें भी आ चुकी है, लेकिन इनके लिए अभी तक जो है ना स्टाफ मुकर्रर नहीं किया गया है।
तो इन दो सवालों पे आप क्या कहेंगे? एक तो जो जिस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, मैं अगर आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो हमने हिंदको बोर्ड के ऊपर जो है उनको हम फंड भी कर रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। अच्छा। उनको यानी एक हिंदको ज़ुबान जो पेशावर शहर की एक तारीखी ज़ुबान है, और सिर्फ पेशावर में नहीं बल्कि हज़ारा में भी और DI खान में भी हिंदको ज़ुबान, तो उनको हम कर रहे हैं। दूसरा, खान साहब की तरफ से ये हिदायत थी कि प्रोफेशनल स्टडीज़ को आपने ऊपर लेकर आना है। ठीक। लेकिन वो जो नॉन प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, उनको हमने स्लो डाउन करना है या उनको फेज़ आउट करना है। उसमें हमारी तरफ से ये प्ली थी, और उस वक्त खान साहब ने भी फिर वो बात मान ली कि जी हम अपनी जो इलाकाई ज़ुबान हैं उनको हम फेज़ आउट नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पश्तो, उर्दू, हिंद को, सराइकी, इनमें अगर कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो उनको हम इनकरेज करेंगे। जो जैसे कि पाक स्टडीज़ हैं या एक जो और हमारी सोशल साइंसेस के हैं जिससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा नहीं है, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी भी नहीं आती, तो उनको हम ग्रेजुअली फेज़ आउट करें। लेकिन हमारी जो इलाकाई ज़ुबान है, तो पहली बात तो ये। दूसरा, जो प्राइमरी सतह पर आपने बात की है, तो खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया था सिंगल नेशनल करिकुलम का। ठीक। उसमें वाज़े पैरामीटर्स थे, स्टैंडर्ड्स थे कि एक तो लोकल इलाकाई ज़ुबानों में वो तालीम दे दी जाए, और इन पैरामीटर्स के तहत इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर दिए, वो स्टैंडर्ड्स डिफाइन थे। तो आप अपना कैरिकुलम खुद जो है वो बना सकते हैं, अपना निसाब खुद बना सकते हैं अपनी लोकल ज़ुबानों के मुताबिक और उन स्टैंडर्ड्स के। मिसाल के तौर पर एक जो नर्सरी का बच्चा है, वो अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है या इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है या मदरसे में पढ़ता है या कोई भी इनफॉर्मल एजुकेशन में वो पढ़ता है, तो उसको नर्सरी का बच्चा जो है उसको अलिफ से ये तक आनी चाहिए या A से Z तक जो है वो इंग्लिश आनी चाहिए। तो वो जो उनकी इलाकाई ज़ुबानों में आप पढ़ाना चाहते हैं उनको समझाएं, या उनको मिसाल के तौर पर इस्लामियात में पहला जो सिपारा है उनको कायदे बगदादी समझ आ जानी चाहिए। वो हमने कहा कि अगर आप वो लोकल ज़ुबानों में पढ़ाते हैं, लेकिन ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ये सिंगल नेशनल कैरिकुलम था कि इसमें ये तफरीक ख़त्म हो जाए। तो उस पर जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लीड ली हुई है। हमारा सिंगल नेशनल कैरिकुलम 1st से लेकर 4th तक जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, यानी पहली क्लास से 4th जमात तक। और हम ग्रेजुअली इनको जो तबकाती निज़ाम तालीम है उनको हम ख़त्म कर रहे हैं, और सब अगर मदरसे का स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम का है, उर्दू मीडियम का है, पश्तो मीडियम का है, जिसका भी है, उनको एक स्टैंडर्ड के तहत हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। और उसमें आपने देखा कि अभी एक सेंट्रलाइज्ड हम सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि हमारी जो एक पूरा कैरिकुलम का सिस्टम है उसको हम एक मॉनिटर करें, जो हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं उनको हम प्रोमोट करें। और इसी से ही हम ये समझते हैं कि जब बच्चे को आप उनकी ज़ुबान में समझाएंगे, उनकी मदर लैंग्वेज में समझाएंगे, तो उसका बड़ा फ़ायदा होगा। आप ये सवालात ज़्यादा है तो आप मुख्तसरन जो है ना जवाब दे। तो ये जो एक मकबूल बंगश साहब है, काही से इसका ताल्लुक है, इसने एक जर्नल से सवाल किया है कि ये ख़ुद भी शायद PTI का बंदा है। इसने कहा कि तब्दीली का दावा किया गया था, तो वो कुछ अजला में तो हमें नज़र आता है, लेकिन अगर आप हंगू की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर जगह पे मसाइल हैं। तो इसके जो है ना इस पे आप मुख्तसरन बात करें। बड़ा मुख्तसर ये है कि हंगू है या जो भी हमारे बैकवर्ड अजला हैं वो भी हमारे सूबाई दायरे में शामिल हैं। हमने कोई तफरीक नहीं की। जो अगर आप हंगू की बात करें तो वहाँ पे डैम्स की हालत आप देख लें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत आप देख लें, वहाँ पे कॉलेजेस की हालत आप देख लें, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की अप्रूवल आ गई है हंगू में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे हो रही हैं। हमारे स्कूल्स का वहाँ पे सिस्टम बेहतर हुआ है, असातिज़ा की कमी को हमने इंश्योर किया है कि वो पूरी हो जाए। और ये सिर्फ हंगू की मैं बात नहीं कर रहा, ये तोरगर, DI खान, कोलाई पालस, टांक, दीरा पर, दीर लोअर, ये सब जगहों पे है। तो सूबाई हुकूमत का अपना एक क्राइटेरिया है कि जो बैकवर्ड अजला हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, उनको रिसोर्सेज मिले हैं और वहाँ पे नज़र आ रहा है, अब वाज़े सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात भी, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि जी 100% फैसिलिटीज़, तो वो 100% फैसिलिटीज़ जो है वो शायद पेशावर में भी किसी को अवेलेबल ना हो, लेकिन एक महरूमी का जो अंसर था वो ख़त्म हो। सही। ये सादिक अली साहब ने जो है ना ये एक सवाल किया है कि खैबर पख्तूनख्वा की जमात जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मसाइल जो है 18वीं तरमीम के बाद जो है ना बहुत बढ़ गए हैं। यानी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वफाकी बजट जो है वो मुसलसल कम हो रहा है और सूबाई हुकूमत ₹1 भी रिकरेंट बजट में जो है ना वो नहीं देती है। क्या हो जाए? नहीं, हम दे रहे हैं। अगर आपको मैं लास्ट ईयर की बात बताऊं तो हमने तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़्यादा दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ को। इस साल भी हमारे 2 अरब रुपए से ज़्यादा के हम रिलीज़ दे रहे हैं। ये तासुर गलत है। हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो फैसिलिटेट कर रही है। हाँ, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है वो कट्स लगे हैं बहुत ज़्यादा।
इस साल जो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन 140 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी तरफ से डिमांड ये थी कि हमें 104 अरब रुपए मिले। इन्होंने कट लगाकर 65 अरब रुपए कर दिया। जो कोविड के हालात में भी खान साहब ने 66.5 अरब रुपए दिए थे, जो वहाँ पे मईशत की जो बुरी हालत थी, उस वक्त भी हमने 66 अरब दिए थे, इन्होंने उससे भी कम कर दिया। अच्छा। हमारे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के ऊपर इन्होंने कट लगाए हुए हैं। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की 7 यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपसेज हैं, उनको फंड्स नहीं मिल रहे HEC की तरफ से। हमारी हर सेनेट के इजलास में HEC से यही मुबाहिसा चलता रहता है कि जी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो करंट एक्सपेंडिचर हैं वो आप करें। आईन पाकिस्तान जो है उनको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के तहत सूबे की जिम्मेदारियां भी वाज़ेह हैं और वफाक की भी, लेकिन वहाँ पे भी बदकिस्मती यह है कि उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। वफाकी हुकूमत की तरफ से एक नारवा रवैया हो रहा है। इस साल जो है बहुत बड़े कट्स लगे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने महदूद वसाइल के तहत फैसिलिटेशन दे रही है। अच्छा, मोहम्मद हुसैन अमीन साहब जो है ना, इन्होंने ये आपने पहले उस पर बात भी की है कि यूनिवर्सिटियों में जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन है उनका बहुत बुरा हाल है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन यूनिवर्सिटीज़ का अपना प्रेरोगेटिव है, वो जब लेना चाहते हैं, जब फारिग करना चाहते हैं। हम यूनिवर्सिटी की जो खुद मुख्तारी की बात करते हैं उसमें हम इंटरवीन नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बड़ा डिफरेंस है। कॉलेजेस में हमारे पास हमें पता होता है कि इस कॉलेज में हमारी इतनी डेफिशिएंसी है, ये प्रोग्राम हमने शुरू करना है, ये प्रोग्राम हमने फेज आउट करना है, जैसे मैंने अभी आपको बात की। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने डिसीजंस में ख़ुद मुख्तार हैं। हम अब यूनिवर्सिटीज़ को डिक्टेट नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है, लर्निंग होती है, PhDs प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमने यूनिवर्सिटीज़ को भी कॉलेजेस की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया या स्कूल्स की तरह, तो वो यूनिवर्सिटी जो ग्लोबल रैंकिंग में हम लेकर जाना चाह रहे हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ को, वो प्रोग्रेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, रिसर्च का जो आंसर है वो ख़त्म हो जाएगा। हम यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ये भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को लेना, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को रखना, उनको फारिग करना, औरों को लेना, ये यूनिवर्सिटी की हद तक ही। अच्छा, ये रेजिडेंट EM नामी एक ट्विटर हैंडल है, उससे ये सवाल आया है कि अपरदीर वाड़ी में 4.5 लाख से ज़्यादा आबादी है, लेकिन वहाँ कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है। अपरदीर मुझे एग्जैक्ट तो खैर नहीं पता कि 4.5 लाख आबादी में कॉलेज नहीं होगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं एग्जैक्ट कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे शांगला में भी जो है ना, मेरे ख्याल में कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज काफ़ी है। शांगला का तो मुझे पता गर्ल्स कॉलेज, हाँ जी। अच्छा। जो आप दीरवाड़ी की बात करते हैं, हमारे जो कॉलेजेस का हमने पहली दफ़ा, एक तो मैं आपको ये खुशखबरी दूं कि सिर्फ इस साल हम 35 नए कॉलेजेस फंक्शनल कर रहे हैं, जो फंक्शनलाइज हो चुके हैं। 35 फीमेल, जिसमें 17 बॉयज़ हैं और 18 फीमेल्स हैं। अच्छा, तो ये हम कर रहे हैं। हमारे कॉलेजेस का फिजिबिलिटी जो स्टडी कंडक्ट हो चुकी है, उसका एक अपना क्राइटेरिया है कि 20 किलोमीटर की रेडियस में अगर कोई कॉलेज नहीं है तो ये अप्रूव होगा, ये कॉलेज। और उनके फीडर स्कूल्स अगर इतनी तादाद में हैं कि वहाँ से स्टूडेंट्स आके इन कॉलेजेस में पढ़ें। तो ये पहली दफ़ा एक इंडिपेंडेंट सर्वे कंडक्ट हुआ, फिजिबिलिटी कंडक्ट हुई, जिसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा सेटल्ड अजला में और 12 कबायली अजला में हमारे पास फिजिबिलिटी आ गई है। यकीनी तौर पर अगर दीरवाड़ी में ये पोजीशन है, मैं 4 लाख आबादी के साथ तो नहीं, हम स्टूडेंट्स की तादाद को देख के फैसला करते हैं या स्कूल्स की तादाद को, तो हमारे पास यकीनी तौर पर ये उसमें क्वालिफाई कर चुका होगा। अच्छा, ये एक अमानुल्लाह खटक साहब है जो शायद PTI के रहनुमा भी है, दवाबा से आपका गांव है, वहाँ से ताल्लुक़ है, और उसने एक बड़ा गिला भी किया है कि यहाँ पे जो है ना वो परवेज़ खटक साहब ने एक डिग्री कॉलेज का ऐलान किया था और अब तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। दोआबा में हमारे ज़हूर शाकिर साहब जो हैं, MPA भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। अच्छा। उन्होंने एक कॉलेज जो है अभी ADP में डलवाया है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, वो अप्रूव हो चुका है, उसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट है। अच्छा, हमारे पास वक्त की भी कमी है। ये आबिद खान साहब है, वो हंगू से ताल्लुक़ है, मेरा भी इलाका है, आपका भी है। इन्होंने कहा है कि हंगू में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कब कायम होगी, क्यों नहीं है? हंगू यूनिवर्सिटी का जो कैंपस तो एक है शायद। हमारा देखें 2025 का हमारा विजन था कि हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी हो। अच्छा, हम उसकी तरफ बिल्कुल ज़बरदस्त पेस में जा रहे हैं। तकरीबन इस साल जो 2 नई यूनिवर्सिटियाँ, जिसमें शांगला भी है और जिसमें हंगू भी है, उनके हमारे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। एक्ट जो है उसका असेंबली से पास हो चुका है। हमारी वहाँ पे कैंपस है हंगू यूनिवर्सिटी का, उसको अपग्रेड करके हम कोहाट यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसको अपग्रेड करके हम हंगू यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अच्छा, ये डॉक्टर जमील चित्राली साहब जो यहाँ पे टीचर्स के बड़े रहनुमा भी है, उनका भी एक सवाल है कि KP यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम कब होगी, क्योंकि इसके तहत वो फिर कुछ कह रहे थे कि उन्हें फ़ायदा होगा। ये हमने इनके साथ कंसल्ट किया था, जमील चित्राली साहब और उनके डेलीगेशन के साथ, उनसे हमने फीडबैक ली हुई है। कानून साजी जो है हम उसके ऊपर कोई हरी नहीं करना चाहते।
हम चाहते हैं कि कानून साजी का अमल जो है वो सब स्टेक होल्डर्स के साथ हो। अच्छा। हम उस प्रोसेस में लगे हुए हैं और इनको भी हमने कंसल्ट किया था, इनका फीडबैक हमने लिया था, इनके सजेशंस लिए थे। और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें वाइस चांसलर्स हैं, जिनमें एकेडमिशियंस हैं, जिनमें पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें अपोजिशन के मेंबर्स को भी हम इंशाल्लाह उसमें ऑन बोर्ड लेंगे। हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है उनको हम ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन इस दफ़ा जो रिफॉर्म्स आएंगी वो सबके साथ कंसेंसस में, कोई हरी में हम नहीं करना चाहते। इंशाल्लाह इनको हम ऑन बोर्ड मजीद भी लेंगे। कामरान बंगश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसमें बहुत सारे और भी सवालात हमारे पास थे, लेकिन वक्त की कमी है। जैसे डॉक्टर सादिक अली साहब जो फपूसा के कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उनका भी एक सवाल आया था। अल्ताफ़ खान साहब, और भी बहुत सारे जो जिनके सवालात रह गए हैं, तो वो जो है ना इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फिर आइंदा से इनको किसी प्रोग्राम में दोबारा से इनवाइट करें और फिर ज़्यादा हम टाइम देंगे आपके सवालात को। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।